सी होंगी? वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, दे आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे किसी को रास्ता पूछना है तो मुझे वो डायरेक्शन के साथ बताएगा ना। अगर आप कहीं पे जा रहे हो और आपको रास्ता पूछना है कि मुझे यहाँ से यहाँ तक जाना है, तो अगर आप किससे पूछोगे तो वो आपको डायरेक्शन के साथ बताएगा कि आपको यहाँ से स्ट्रेट जाना है, देन आप लेफ़्ट चले जाना, देन आप राइट चले जाना। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन के साथ, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ आपको बता रहा है, तो वो चीज़ क्या हो जाएगी? क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन, दे ऑल आर वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, इट मीन्स द क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बट इज इट नेसेसरी जिसके पास डायरेक्शन होगी वो वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी? नो। ठीक है, आंसर आएगा नो। इट मस्ट बी नोटेड दैट वेक्टर क्वांटिटीज वही बनेंगी, वेक्टर क्वांटिटी बनने के लिए उसे कुछ लॉज के साथ, अपनी जो क्वांटिटी जो लॉज को क्या कर लेती है? फॉलो करती है। वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटीज होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन तो होता ही होता है, ठीक है, बट ऑल्सो इसके पास वन मोर थिंग कि ये फॉलो करेगी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। इट ऑल्सो फॉलोज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तब वो क्वांटिटी क्या बनती है? वेक्टर क्वांटिटी बनती है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए हम क्या लिखेंगे? वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड which have magnitude as well as direction are vector quantities for example क्या आएगी हमारे पास यहाँ पे? velocity, displacement, acceleration, जहाँ पे हम क्या करते हैं? साथ में डायरेक्शन की बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहा है। ठीक है, और किसी डायरेक्शन के साथ मूव कर रहा होगा। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी क्योंकि इसके फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। देन एक्सेलरेशन को हम किससे लिखते हैं? वेलोसिटी अपॉन टाइम के साथ, तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगी? वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। तो इट मीन्स वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट इट मस्ट बी नोटेड दैट एवरी क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये तो होना ही चाहिए, पर जरूरी नहीं है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन जिसके पास हो जाएगा वो वेक्टर क्वांटिटीज बन जाएंगी। ठीक है, इट इज वेक्टर ओनली व्हेन इट फॉलोज द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इट मस्ट बी नोटेड दैट every quantity having magnitude and direction is not vector, necessarily vector, जरूरी नहीं है कि वो वेक्टर ही हो, is not necessarily vector, but it is vector only when it follows the vector law of addition। ये हमने आगे पढ़ना है, हाउ टू फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। हमने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन वाला आगे एक्सप्रेशन करेंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो इट मस्ट फॉलो द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। बेसिकली अभी हम सिर्फ फ्यू डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस की जरूरत पड़ेगी। कहीं पे मैं सीधा वेक्टर बोल दूंगी, स्केलर बोल दूंगी, तो हमें पता होना चाहिए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज होती क्या हैं। ठीक है, नाउ स्केलर क्वांटिटी तो देखो अभी तक हम जो मोशन इन अ प्लेन जो पीछे चैप्टर्स में पढ़ रहे थे तो काफ़ी हमने स्केलर क्वांटिटीज पढ़ी हैं वहाँ पे। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटीज भी पढ़ी हैं, बट अब हम डिफरेंस पढ़ रहे हैं इन दोनों के बीच में। वहाँ पे भी मैंने तुम्हें बताया स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। ठीक है, नाउ वेक्टर क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। वेक्टर क्वांटिटीज को हम टू ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर। सो वेक्टर क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। Vectors divided into two groups.
फर्स्ट वन इज पोलर वेक्टर एंड सेकेंड वन इज एक्सियल वेक्टर। अब ये पोलर और एक्सियल वेक्टर होते क्या हैं? पोलर वेक्टर्स आर दोज वेक्टर विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जो इनका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो और पॉइंट, जैसे मतलब मैंने किसी चीज़ को पुश करना है तो पुश करूँगी तो मुझे एक स्टार्टिंग पॉइंट है उनका, एक स्ट्रेट लाइन में जो भी हो रहा है, स्ट्रेट लाइन में जब फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम, फोर्स अप्लाई में किसी चीज़ को फोर्स अप्लाई करके एक स्ट्रेट लाइन में उस चीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं, दैट आर कॉल्ड पोलर वेक्टर्स। मीन्स द वेक्टर्स विच हैव अ स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन लाइक फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, force or displacement, those vector which have a starting point, which have a starting point, ठीक है, those are called polar vectors. But what are these axial vectors? Axial vectors are those vectors which represent rotational effect. इनमें एक straight line में motion होगा, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में मोशन होगा, मतलब एक वन डायमेंशनल मोशन होगा, उसे हम पोलर वेक्टर बोलेंगे। और एक्सियल वेक्टर जो वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं रोटेशनल इफेक्ट को, रोटेट करेंगे एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और एक्सियल वेक्टर कौन से होते हैं? एग्जांपल इनकी टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, दे आर कॉल्ड एक्सियल वेक्टर। मीन दीज वेक्टर्स, those vectors which represent rotational effect, represent rotational effect, rotational effect को represent करते हैं, they are called axial vector. For example, torque, angular velocity, these are the examples of axial vectors. So vectors are divided into two groups, polar or axial vectors. Polar vectors are those which have a starting point and which represents the rotational vector, they are called axial vectors. ये तो सिर्फ दो ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। हमारे पास काफ़ी सारी फ्यू डेफिनेशंस हैं वेक्टर की, वेक्टर अलजेब्रा में काफ़ी सारी डेफिनेशन करती हैं, टाइप्स पढ़ती हैं वेक्टर्स की, वो हम आगे कर रहेंगे। नाउ वी विल लर्न सम फ्यू बेसिक डेफिनेशंस इन वेक्टर अलजेब्रा। जो हम बेसिक डेफिनेशंस पढ़ते हैं, वेक्टर को हमने दो उसमें डिवाइड किया, पोलर और एक्सियल में। उसके बाद हम कुछ डेफिनेशंस पढ़ रहे हैं जो वेक्टर अलजेब्रा में हम यूज़ करते हैं। फर्स्ट वन इज़ इक्वल वेक्टर्स, फर्स्ट वन इज़ इक्वल वेक्टर्स। वेक्टर्स को हमने बता दिया कि वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज बोथ डायरेक्शन होती है, और वेक्टर को हम रिप्रेजेंट देखो ऐसे करते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल है। जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी होगी, अगर ए वेक्टर क्वांटिटी है, फॉर एग्जांपल मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसके ऊपर मैं ये सिंबल लगाऊंगी, डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन के साथ, एरो के साथ, ठीक है। वेयर ए इज हेड, ये इसका फ्रंट पार्ट है, एंड देन हियर इज टेल, ठीक है, ये इसका बैक पार्ट है, हियर हेड एंड टेल। तो इक्वल वेक्टर्स कब होंगे? दो वेक्टर्स इक्वल कब होंगे? टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड का हमें इससे पता चलता है, इसके बड़े और छोटे होने से मैग्नीट्यूड का पता चल जाता है, ठीक है। और डायरेक्शन का हमें इससे पता चल जाता है कि इधर की तरफ राइट साइड पे मूव कर रहा है ये, ठीक है। अगर डायरेक्शन इधर की तरफ होगी तो ये लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है वेक्टर, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी जो है वो लेफ्ट साइड या राइट साइड पे मूव कर रही है, हमें इस एरो से पता चलेगा। और अगर इसका स्मॉल साइज है, अगर इतना है, तो इट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड कम है एज अ कंपैरिजन टू दिस वन। सो टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी equal vectors if they have same magnitude, equal vectors if they have same magnitude and lying on the same direction, and magnitude and in same direction, ठीक है। एक ही तरफ लाई करें और सेम मैग्नीट्यूड होगा तो हमारे पास क्या होंगे? वो इक्वल वेक्टर होंगे। इट मीन्स ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। ए और बी इक्वल कब होंगे? देखो, अगर हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, ए और बी। ए का मैग्नीट्यूड भी 2 है और इसका मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वल हो जाएंगे। और डायरेक्शन जिधर की तरफ ए वेक्टर लाई कर रहा है उधर ही बी वेक्टर भी लाई करेगा। तो इट मीन्स ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। यहाँ पे ए और बी दोनों इक्वल हैं बिकॉज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ बोथ द वेक्टर आर सेम। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन of both are same.
सो इक्वल वेक्टर्स जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या होंगी, सेम होंगी. नाउ नेक्स्ट वन इज नेगेटिव वेक्टर. नेगेटिव वेक्टर नेगेटिव कब होंगे, नेगेटिव वेक्टर. नेगेटिव देखो, नेगेटिव से तुम्हें पता चल रहा है, नेगेटिव का मतलब जब ये एक दूसरे के अपोजिट, ए वेक्टर इधर लाई कर रहा है और बी वेक्टर उसके अपोजिट लाई करेगा. ए वेक्टर इधर है तो बी वेक्टर कहाँ है, इधर की तरफ. तो मतलब बी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ ए, और या ए किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ बी. तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर अगर उन दोनों के पास सेम मैग्नीट्यूड है, मतलब इसके पास भी 5 का मैग्नीट्यूड है, इसके पास भी 5 का मैग्नीट्यूड है, ठीक है. तो मैग्नीट्यूड अगर सेम हो जाएगा तो देखो एक इधर इसके अपोजिट डायरेक्शन में लाई करने पास दोनों के पास जो वैल्यू आएंगी एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगी. एक के पास 5 है तो दूसरे के पास -5 है, ठीक है. तो द नेगेटिव ऑफ वेक्टर इज, द नेगेटिव of vector is another vector of same magnitude, another vector of same magnitude but in opposite direction. सेम मैग्नीट्यूड सेम है बट एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में लाई कर रहे हैं, इसीलिए इन्हें क्या बोलते हैं हम, नेगेटिव वेक्टर, बट इन अपोजिट डायरेक्शन. सो ए वेक्टर अगर इधर लाई कर रहा है सेम मैग्नीट्यूड का और बी वेक्टर इधर लाई कर रहा है सेम मैग्नीट्यूड का, तो हम ये लिख सकते हैं कि बी वेक्टर जो होगा वो किसके इक्वल टू होगा, माइनस ऑफ ए. नेगेटिव डायरेक्शन में लाई कर रहा है बी वेक्टर, नेगेटिव डायरेक्शन में लाई कर रहा है और ए पॉजिटिव में जा रहा है, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव ऑफ ए. दीज आर इक्वल वेक्टर्स एंड नेगेटिव वेक्टर्स. तो अभी हमने पढ़े हैं. नेक्स्ट वन हम करेंगे को इनिशियल वेक्टर्स. को-इनिशियल वेक्टर्स, टू और मोर गिवन वेक्टर्स आर सेड टू बी को-इनिशियल. अगर इनके पास को-इनिशियल का मतलब है, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है, को मतलब कॉमन, जिन दोनों वेक्टर्स का कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट हो जाएगा देन दे आर को-इनिशियल वेक्टर्स. फॉर एग्जांपल ए वेक्टर इधर लाई कर रहा है, ठीक है, और ए वेक्टर इधर लाई कर रहा है और बी वेक्टर भी इसी की टेल जो है सेम पॉइंट, इनकी जो टेल है एक कॉमन पॉइंट पे मीट कर रही है. तो दीज आर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर्स आर को-इनिशियल वेक्टर्स इफ दे हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट. तो को-इनिशियल वेक्टर क्या होंगे, इफ द वेक्टर ए एंड बी हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट देन दे आर को-इनिशियल वेक्टर्स. देखो मैंने ए के ऊपर भी वेक्टर का साइन डाल रही हूँ, बी के ऊपर भी वेक्टर का साइन, ये साइन एरो डाल रही हूँ ताकि मुझे इससे कंफर्म हो जाए कि ये ए और बी जो हैं वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है. इतना पता लग गया. ए एंड बी आर सेड टू बी को-इनिशियल इफ दे हैव कॉमन इनिशियल पॉइंट. इन दोनों का जो पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा. देन नेक्स्ट वन इज को-लीनियर वेक्टर्स. को-लीनियर वेक्टर्स क्या होते हैं, नेक्स्ट वन इज को-लीनियर वेक्टर्स. लीनियर को-लीनियर वेक्टर्स मीन्स को-लीनियर वेक्टर हैविंग इक्वल एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड. को-लीनियर वेक्टर का मतलब है कि इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, हमें मैग्नीट्यूड से कोई मतलब नहीं है, बट दे शुड एक्ट अलोंग द सेम लाइन, ठीक है, जो सेम लाइन में लाई करे. फॉर एग्जांपल ए वेक्टर एक्स एक्सिस की तरफ लाई कर रहा है तो बी वेक्टर भी एक्स एक्सिस की तरफ एक ही लाइन में लाई करें, दे आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स. फिर हमें ये मतलब नहीं है कि ये इधर की तरफ जा रहा है और ये इधर की तरफ जा रहा है, ठीक है, बस एक लाइन में लाई करते होने चाहिए, ठीक है, विच एक्ट अलोंग द सेम लाइन, ठीक है. और लाइन और टू वेक्टर्स आर सेड टू बी को-लीनियर वेक्टर्स इफ दे हैव अनइक्वल मैग्नीट्यूड. इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, विच आइदर एक्ट अलोंग द सेम लाइन और अलोंग पैरेलल लाइंस इन सेम डायरेक्शन. बस हमारे पास ये होना चाहिए कि वो सेम डायरेक्शन में मूव करते होने चाहिए. दे आर कॉल्ड को-लीनियर वेक्टर्स. सो नेक्स्ट आर कोलिनियर वेक्टर्स. कोलिनियर वेक्टर्स में हमने अभी ये बताया कि टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड. देखो मैंने डेफिनेशन लिख दी है कि टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल और अनइक्वल मैग्नीट्यूड भी हो, ठीक है. अनइक्वल मैग्नीट्यूड है देखो इनके पास, और इनके पास इक्वल मैग्नीट्यूड है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, चाहे वो पैरेलल में हो, ठीक है, चाहे वो पैरेलल में सेम डायरेक्शन में होने चाहिए, बस एक लाइन में लाई करते होने चाहिए, ठीक है. दे आर कॉल्ड कोलिनियर.
Position means the particular point where the object is kept. So first of all, we learn about position vector. What is position vector? Position vector, it is the particular point where the object is kept. हम position का position मतलब एक object, एक vector की किसी टाइम पे पोजीशन क्या है, हम उसको क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर. इट इज द पर्टिकुलर पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट इज केप्ट. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास 2 डायमेंशनल एक्सिस है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे देखो हमें वेक्टर तो पता है. वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं? वेक्टर इज दी, ये हम ऐसे डिनोट करते हैं वेक्टर को डायरेक्शन के साथ. फिर जो फ्रंट पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं? हेड. और ये बैक पार्ट को हम क्या बोलते हैं? टेल. तो किसी भी क्वांटिटी के ऊपर अगर हम ए हैं, ए के ऊपर अगर ये डल रखी है, ठीक है, ये सिंबल डल रखा है, तो इट मीन्स ए क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है. ठीक है, अदरवाइज क्या होगा? हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी होगी. ठीक है, तो वेक्टर को हम इस साइन के साथ डिनोट करते हैं, वेयर एरो पार्ट इज, जो एरो पार्ट है हेड होगा एंड प्रीवियस पार्ट इज टेल. अब हमने किसी पोजीशन को डिस्क्राइब करना है कि एक पर्टिकुलर इसकी ए वेक्टर है अगर, तो इसकी पर्टिकुलर पोजीशन को हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं? तो डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी प्लेन में मूव कर रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर अ पॉइंट ओ. ये ओरिजिन ले लिया, और ओरिजिन पे हमें पता है एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं? 0 0. नाउ लेट पी बी दी पोजीशन. अभी इस 2 डायमेंशनल मोशन में मैं क्या कर रही हूँ? हम मोशन इन प्लेन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में हम ज़्यादा इसमें 2 डायमेंशनल मोशन ही होगा हमारे पास. तो 2 डायमेंशनल मोशन में हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इस मोशन, इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इन बिटवीन एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, दैट इज पी. ठीक है, लेट पी बी दी पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम. दिस इज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. व्हाट वी विल डू नाउ? नाउ देखो पी पोजीशन है, ओ पे तो 0 0 पॉइंट होंगे, बट हियर एट पी पॉइंट पोजीशन विल बी एक्स और वाई. ऐसे पोजीशन को डिनोट करेंगे ना, एक्स का पॉइंट होगा और वाई का पॉइंट होगा. ठीक है, नाउ वी विल ज्वाइन ओ विद पी, ज्वाइन ओ विद पी बाय अ स्ट्रेट लाइन. और जो ये स्ट्रेट लाइन है इसको मैंने एरो के साथ ऐसे मार्क कर दिया. ठीक है, नाउ दिस मीन्स एरो हेड जो है, देखो अब ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है ना, ओ से पी तक मूव कर रहा है, मतलब जो इसका फ्रंट पार्ट है वो मूव कर रहा है. एरो मीन्स जो हेड है एट पी साइड आ गया, इट मीन्स ये ऑब्जेक्ट ऐसे मूव करता जा रहा है इन आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में. सो देन वेक्टर ओ पी वेक्टर, देखो जब मैंने इस पोजीशन को डिस्क्राइब कर दिया ना, तो जो ये ओ पी ये इसकी पोजीशन है, पी की पोजीशन क्या है? फ्रॉम ओरिजिन, उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? विद आर वेक्टर. ठीक है, सो दिस इज द पोजीशन. पोजीशन कैसे हम डिनोट करेंगे? आर वेक्टर के साथ. और आर वेक्टर है क्या? आर वेक्टर देखो, आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स वाई 0 0. तो हम कैसे, हमने 10 तक भी हम डिस्टेंस फॉर्मूला के साथ फाइंड कर सकते हैं, फाइंड कर लेते हैं पॉइंट, दैट इज एक्स माइनस 0. बस अब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है. अब मुझे यहाँ पे क्या लगाना है? आई कैप, वाई माइनस 0 इंटू जे कैप. वेयर आई कैप एंड जे कैप क्या है यहाँ पे? एक्स माइनस 0. आई कैप का मतलब है कि ये यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, और y माइनस 0 इंटू जे कैप लगाया मैंने. जे कैप का मतलब है कि ये यूनिट वेक्टर है अलोंग y एक्सिस. तो r वेक्टर को मैं कैसे डिफाइन कर दूंगी? दैट पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप. मीन्स अब पोजीशन वेक्टर क्या है? इट गिव्स दी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या हो गया? ओरिजिन. अगर हम पोजीशन वेक्टर को डिफाइन करेंगे तो पोजीशन वेक्टर को डिफाइन कैसे करेंगे? इट मीन्स इट गिव्स दी स्ट्रेट लाइन. ये कि स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम दी रेफरेंस पॉइंट, और जहाँ पे है कहीं से भी पॉइंट पे हम फाइंड कर सकते हैं. अगर मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता, ए पे होता, तो मैं ओ से लेके ओ ए तक की जो मेरे पास है ये क्या आ जाता है? इसका पोजीशन वेक्टर आ जाता, जो मैं उसका डिस्टेंस मेजर कर लेती इन दोनों के बीच में. सो दिस इज दी पोजीशन. पोजीशन मीन्स अ पर्टिकुलर पॉइंट, एक प्लेन के अंदर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, तो उसके पास जो प्लेन में रखा हुआ है, जिस प्लेन में रखा हुआ है, एक्स वाई में रखा हुआ है, वाई जेड में, जेड एक्स में, तो ऐसे ही उसके पास पॉइंट्स आ जाएंगे.
ठीक है। आर वेक्टर को हम फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, और x2 यहाँ पे x है, y2 यहाँ पे y है, और रीजन के पॉइंट क्या है 0 0। सो अ पोजीशन वेक्टर गिव्स द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, अ पोजीशन वेक्टर gives the straight line distance of object from origin. Position vector gives the straight line distance of object from origin. यस स्टूडेंट्स, हमने देखो क्या बोला है कि अगर हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हमने पोजीशन डिस्क्राइब करनी हो, तो पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, ओरिजिन से उसको क्या कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन के साथ ज्वाइन कर देते हैं ओरिजिन वाले पॉइंट को उस जिस पोजीशन पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो फिर उन दोनों के बीच के हम डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, जैसे आर है, आर क्या है यहाँ पे एक्स माइनस और वाई माइनस 0, जो इनके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई और 0 0, ठीक है। और अगर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हों, जैसे एक ही प्लेन में एक पॉइंट P है और एक पॉइंट Q है, ठीक है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक हमारे पास एक ऑब्जेक्ट P पड़ रखा है, एक ऑब्जेक्ट क्या है Q है, तो अब मैं इसकी पोजीशन को कैसे डिफाइन करूंगी, तो देखो पोजीशन एट टाइम t1, लेट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है स्टार्ट कर रहा है विद अ प्लेन, और एक टाइम पर उसकी पोजीशन P है, और फिर वो क्या कर लेता है, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है, P से Q चला जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, उन दोनों पॉइंट्स को ओरिजिन से ज्वाइन कर लूँगी, जहाँ तक वो पॉइंट मूव किया है P से Q तक, मैंने ओरिजिन से P को भी मार्क कर दिया, ज्वाइन कर दिया एक स्ट्रेट लाइन के साथ, एंड देन O को Q के साथ ज्वाइन कर दिया एक स्ट्रेट लाइन के साथ OQ, ठीक है। O से लेके P तक हमने क्या बोला है, R1 पोजीशन वेक्टर दे दिया, O से लेके Q तक R2 पोजीशन वेक्टर दे दिया, ठीक है। नाउ अब देखो पोजीशन एट टाइम यहाँ पे डिफरेंट है और यहाँ पे डिफरेंट है, पोजीशन डिफरेंट है ना, O से P की पोजीशन डिफरेंट होगी, ठीक है। ग्राफ पे पॉइंट्स हमारे पास यहाँ पे कुछ आएंगे x1 y1, सिमिलरली O से Q तक यहाँ पे भी हमारे पास ग्राफ पे पॉइंट डिफरेंट आएंगे x2 y2, ठीक है। हम एज्यूम कर रहे हैं और एज्यूम करोगे भी तो देखो हमारे पास जो ये ग्राफ के पॉइंट आएंगे x एक्सिस से y एक्सिस के, ये पॉइंट्स अलग आएंगे, और जो ये x और y की वैल्यू आएगी ये भी क्या आएगी, डिफरेंट आएगी, ठीक है। तो बाय डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है। हम डिस्प्लेसमेंट ये बोलते हैं ना, कोई रास्ता जो है वो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे, वो इस पे डिपेंड नहीं करती कि पॉइंट कहाँ से मूव किया, लेफ्ट गया राइट गया, दो स्ट्रेट लाइंस को ज्वाइन कर दो, जो इसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट आएगा दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अगर हमारे पास दो पोजीशन वेक्टर्स होंगे, तो पोजीशन वेक्टर में हम क्या करेंगे, एक इनिशियल पोजीशन होगा, इनिशियल पोजीशन होगी x1 y1, अब पॉइंट यहाँ से देखो फाइनल पोजीशन पे गया x2 y2 पे, तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो अगर हमारे पास एक पोजीशन है, अगर हमारे पास एक पॉइंट ऑब्जेक्ट एक्स वाई प्लेन पे लाई कर रहा है, तो वहाँ से हमारे पास पोजीशन आ जाएगी उस ऑब्जेक्ट की, और अगर वही पॉइंट आगे मूव कर जाता है किसी और पॉइंट पे, ठीक है, उसी प्लेन में किसी और पॉइंट पे मूव कर जाता है, तो अगर हम उनके दोनों स्ट्रेट लाइंस को, उनके दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा। तो देखो हियर OP किसके इक्वल टू है, हियर OP इज इक्वल टू R1 वेक्टर एंड OQ इज इक्वल टू R2 वेक्टर। देन बाय डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डिस्प्लेसमेंट इज द स्ट्रेट लाइन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट लाइन वेक्टर बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। और अब देखो इनिशियल पोजीशन क्या है x1 y1 और फाइनल पोजीशन क्या है x2 y2, मैं इन दोनों को ज्वाइन कर देती हूँ, ठीक है। तो लाइन वेक्टर PQ वेक्टर बोल देंगे हम इसे। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल टू आ जाएगी, सो डिस्प्लेसमेंट PQ वेक्टर इज इक्वल टू, देखो PQ किसके इक्वल टू आ जाएगा, इनिशियल पोजीशन x1 y1 है, फाइनल पोजीशन दिस वन है। तो और हम हमेशा क्या करते हैं, जिस पोजीशन से ऑब्जेक्ट स्टार्ट किया इनिशियली और अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंच गया, तो हम क्या करेंगे, उसके बिटवीन डिस्टेंस क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। पहले भी हमने किया ना, ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर अगर हमारे पास ये नहीं था तो ओरिजिन पे था, ओरिजिन पे हमारे पास ऑब्जेक्ट था और मूव करके वो किसी पोजीशन P पे पहुंच गया, तो हमने क्या किया था, x माइनस 0 y माइनस 0।
अब हमारे पास इनिशियल पोजीशन ये है x1 y1 और फाइनल पोजीशन क्या है x2 y2, देन PQ किसके इक्वल टू हो जाएगा, PQ इज इक्वल टू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, इनिशियल पोजीशन माइनस फाइनल पोजीशन, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अभी R1 की वैल्यू क्या है x1 y1, R2 की वैल्यू क्या है x2 y2, मैंने इनकी वैल्यूज पुट कर दी। R2 की वैल्यू क्या है x1 i कैप x2 i कैप प्लस y2 j कैप इन दी फॉर्म ऑफ यूनिट वेक्टर लिखेंगे ना इसे यूनिट कैप में। आई कैप हमें ये बताएगा कि x2 जो आई कैप है इसका मतलब है अलॉन्ग x एक्सिस है, और y2 j कैप से हमें पता लगेगा इट इज अलॉन्ग y एक्सिस। देन R1 की वैल्यू x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अब देखो मैं आई कैप वाले अगर पॉइंट्स इकट्ठे कर दूँ यूनिट वेक्टर्स को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। So this is the displacement in the term of position vector. Displacement को भी हम क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। So now students, our next topic is multiplication of vector by real number. How we multiply a vector by a real number? So now the product of vector a vector अगर हम देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक वेक्टर की किसी रियल नंबर के साथ, ठीक है। तो रियल नंबर क्या है, मैंने रियल नंबर को ले लिया n, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी मतलब ए वेक्टर ले लो, ठीक है। देखो मैंने तुम्हें बोला ना इस साइन से हमें पता लग जाएगा कि ये क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मैं किसी भी नंबर से उसे मल्टीप्लाई करूंगी तो वो क्या बन जाएगा n इंटू ए वेक्टर, मतलब जो उसका मैग्नीट्यूड है, इट्स मैग्नीट्यूड। देखो वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें हैं, ठीक है। और मैग्नीट्यूड भी होगा डायरेक्शन भी होगा, तो इट मीन्स कोई नंबर तो होगा ही ना। वेक्टर क्वांटिटी अगर मैं बोलूँ कि जो फोर्स है वो 7 न्यूटन की एक्ट कर रही है अलॉन्ग डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, तो 7 जो है उसका मैग्नीट्यूड है। और अगर मैं इसको किसी रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दूं, तो रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, इट मीन्स मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 के साथ, तो जो फोर्स है वो कितने न्यूटन की बन जाएगी, इट बिकम्स 14 न्यूटन। It means the product of vector a vector with the real number which is n is another vector। ये हमें क्या वेक्टर देगा, अगर हम a वेक्टर को n के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो नया नंबर आएगा वो किसके इक्वल टू आ जाएगा, n इंटू ए वेक्टर। इट मीन्स हमारे पास जो मैग्नीट्यूड है टर्म का वो क्या है, n टाइम्स दैट ऑफ ए वेक्टर, n टाइम्स बन जाएगा ए वेक्टर के। एंड डायरेक्शन डिपेंड करती है कि जो हमारे पास नंबर हमने कैसा मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। इट मीन्स डायरेक्शन इज सेम और अपोजिट ऑफ ए वेक्टर। मैग्नीट्यूड तो देखो डबल हो गया, मैग्नीट्यूड भी डिपेंड कर रहा है, n टाइम्स मैग्नीट्यूड हो जाएगा। एंड डायरेक्शन सेम और अपोजिट दैट ऑफ ए वेक्टर डिपेंडिंग अपॉन n इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये डिपेंड करता है डिपेंडिंग अपॉन n इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये n पे हम जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस पर डिपेंड कर रहा है कि हमने पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है कि नेगेटिव नंबर के साथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए वेक्टर है, कोई ए वेक्टर है, एग्जांपल ले रही हूँ, ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये ए वेक्टर है, ठीक है, k और l तक, ए वेक्टर इज इक्वल टू के एल वेक्टर। इट इज मल्टीप्लाइड बाई 2, के एल वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाई 2। It means its magnitude increases, it becomes 2 times। के एल को मैंने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इट मीन्स इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये मैग्नीट्यूड होता है ना यहाँ से लेके, दिस इज के, यहाँ से लेके एल तक के पॉइंट के बीच का हम क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड होता है। अब ये के एल को अगर मैं 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये 2 टाइम्स बन जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो के एल को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इट मीन्स ये जो लाइन है ये इंक्रीज होगी, ठीक है, कहाँ तक, फॉरवर्ड डायरेक्शन में इसलिए गई है, सेम डायरेक्शन में गई है। मैंने कहा ना डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन वेदर n इज पॉजिटिव और नेगेटिव। अब मैंने पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया है तो डायरेक्शन विल रिमेन सेम, डायरेक्शन उतनी होगी, बस मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो गया, डबल हो गया, इंक्रीज डबल हो गया, 2 टाइम्स हो गया। इट मीन्स 2 इंटू के एल किसके इक्वल टू हो गया, मेरा जो ए वेक्टर चेंज हो गया एम एन वेक्टर में, ठीक है। डायरेक्शन सेम बिकॉज जो हमने नंबर मल्टीप्लाई किया है वो क्या है, पॉजिटिव। और नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, इफ़ इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ नेगेटिव नंबर। अगर मैं ए वेक्टर को किसी नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देती हूँ,
फॉर एग्जांपल ए वेक्टर जो है मेरे पास ओ पी वेक्टर है, ए वेक्टर इज ओ पी वेक्टर, ओ पी है ये ओ, ए वेक्टर इज ओ पी वेक्टर, ठीक है। और मैंने ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दिया किसी नेगेटिव नंबर के साथ -2 ओ पी वेक्टर, ठीक है। नाउ ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव नंबर, तो देखो जो इसका मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव में क्या हो जाएगा इसका -1.5, और देखो मैग्नीट्यूड तो देखो इंक्रीज ही होगा, मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा, डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा इसके, ठीक है, 2 टाइम्स हो जाएगा, OP के 2 टाइम्स हो जाएगा, बट डायरेक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ ए वेक्टर, और मैंने इसको नाम दे दिया NM वेक्टर। तो ए वेक्टर मेरा जो है वो इंक्रीज तो हुआ है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि डायरेक्शन डिपेंड्स अपॉन n इज पॉजिटिव और n इज नेगेटिव। पॉजिटिव है तो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, और अगर नेगेटिव है तो डबल तो होगा, मैग्नीट्यूड तो डबल होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में डबल हो जाएगा। So this is the method how we multiply a vector by a real number. Now in next topic is how we multiply a vector by a scalar, means multiplication of vector by a scalar quantity। देखो अभी हमने पढ़ा वेक्टर को अगर हम रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे क्या होता है, उसका मैग्नीट्यूड भी डबल हो जाता है और उसकी डायरेक्शन में भी क्या आता है, चेंज आता है। इट डिपेंड्स अपॉन n इज पॉजिटिव, जो नंबर हमने मल्टीप्लाई किया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नाउ व्हेन अ वेक्टर ए वेक्टर, कोई भी वेक्टर है ए वेक्टर, इट इज मल्टीप्लाइड बाय अ स्केलर, whenever it is multiplied by a scalar it means उसकी डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं, बट डायरेक्शन में देखो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मल्टीप्लाई बाय स्केलर, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, बट वो क्या हो जाएगी, वो वेक्टर क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाएगी स्केलर क्वांटिटी के साथ। तो जो उसका मैग्नीट्यूड है, ए वेक्टर इज मल्टीप्लाइड बाय स्केलर, तो जो वेक्टर है, वेक्टर बिकम्स, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर जो है उतने ही टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ए वेक्टर इज मल्टीप्लाई बाय स्केलर, एस के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो वेक्टर बिकम्स एस ए वेक्टर, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना एस ए वेक्टर, हुज मैग्नीट्यूड, जो मैग्नीट्यूड है इन एस टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर, एस टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। और जो इसकी डायरेक्शन है एंड इट एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इसकी जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी, डायरेक्शन सेम रहेगी, जिसमें तो पता लगता है कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर के ऊपर डिपेंड करती है, पर अगर हम स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्शन जो है जो वेक्टर क्वांटिटी की है वही रहेगी, बस जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो जाएगा। एंड इट एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। देखो इससे मैग्नीट्यूड में भी चेंजेस आते हैं और यूनिट में भी चेंजेस आते हैं। फॉर एग्जांपल देखो एग्जांपल लेते हैं, अगर एक्सेलरेशन है मेरे पास, फॉर एग्जांपल इफ एक्सेलरेशन इज मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, ठीक है, अगर एक्सेलरेशन इज मल्टीप्लाइड बाय मास, ठीक है, एक्सेलरेशन इज मल्टीप्लाइड बाय मास। नाउ एक्सेलरेशन क्या है, अब हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, और मास क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी। तो ठीक है, अब देखो मैग्नीट्यूड हमारे पास चेंज हो गया ना, फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो डायरेक्शन तो सेम रहेगी बट इनके यूनिट्स चेंज हो जाएंगे। पहले एक्सेलरेशन तो हमारे पास क्या होता है, मीटर पर वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय मास। सो स्टूडेंट्स व्हेन वी मल्टीप्लाई फोर्स एक्सेलरेशन विद अ स्केलर नंबर, तो इसके यूनिट्स और मैग्नीट्यूड दोनों क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। देखो फोर्स बन जाएगा, फॉर्मूला फोर्स बन जाएगा और इट विल बिकम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। फॉर एग्जांपल हमने टाइम को, टाइम इज मल्टीप्लाइड, वेलोसिटी इज मल्टीप्लाइड, वेलोसिटी इज अ vector quantity, it is multiplied by a scalar number, scalar quantity, that is time.
अब हमने वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया किसी स्केलर क्वांटिटी से साथ, तो वेलोसिटी को जब हमने टाइम के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो हमारे पास क्या बन गया, एक वेक्टर क्वांटिटी। और देखो वेलोसिटी के यूनिट्स क्या होती हैं, मीटर पर सेकंड, और टाइम की क्या होती हैं, सेकंड। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट किस में आ गई, मीटर में। ठीक है, तो देखो हमारे पास जो टर्म क्या है, वेलोसिटी डायरेक्शन सेम रहेगी, टाइम बढ़ने के साथ वेलोसिटी की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, बट उसके यूनिट्स में और उसके मैग्नीट्यूड में क्या आ जाएगा हमारे पास, उसके यूनिट्स में क्या आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स क्या हो जाएगा, जिस स्केलर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रही हैं उतने टाइम्स उस वेक्टर क्वांटिटी के बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स, वी विल लर्न अबाउट एडिशन ऑफ vectors, how to add two or more vectors. First one is resultant vector. एडिशन कैसे होती है वेक्टर्स की, हम ये पढ़ रहे हैं। और फर्स्ट वन है रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर मीन्स व्हेन एवर वी ऐड टू और मोर वेक्टर्स। देखो हमारे पास कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और एक वेक्टर है बी वेक्टर। ए वेक्टर है और बी वेक्टर है, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड। सेम मैग्नीट्यूड भी सेम है और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है उनकी। देखो अगर एक मैग्नीट्यूड, सॉरी डायरेक्शन सेम नहीं है इसमें। अगर मेरे पास ये वेक्टर है ए वेक्टर, ठीक है, और इसमें बी वेक्टर, देखो बी वेक्टर जो है इधर की तरफ मूव कर रहा है, इसकी डायरेक्शन जो है दोनों की क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में सेम हो जाएगा। इधर की तरफ ये लाई कर रहा है और फिर ये बी वेक्टर इधर की तरफ लाई कर रहा है। ठीक है, तो इट मीन्स जब भी हम दो वेक्टर सेम नेचर के, ठीक है, हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, अगर दोनों ऐड कर रहे हैं तो जो उनकी थर्ड साइड होगी तो वो भी क्या करेगी, सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। फॉर एग्जांपल ए और बी को अगर हम दोनों बोल रहे हैं कि ए और बी जो है जिनके पास सेम इफेक्ट, मतलब जो ए वेक्टर इफेक्ट शो कर रहा है और बी वेक्टर, इन दोनों को ऐड करके जो हमारे पास नंबर आने वाला है वही हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर भी शो करेगा। इट मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर इज दैट वेक्टर, ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा हमारे पास। ठीक है, अगर ये दोनों इधर डायरेक्शन में जा रही हैं तो रिजल्टेंट वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में मूव करेगा। इट मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर इज दैट वेक्टर विच प्रोड्यूसेस सेम इफेक्ट एज इट प्रोड्यूस्ड बाय इंडिविजुअल वेक्टर्स टुगेदर। जो ए और बी अपना अलग अलग इफेक्ट दिखा रहे हैं, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो दोनों को मिला के जो इफेक्ट बन रहा है वो इफेक्ट जो क्या दिखाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर दिखाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर एडिड टू प्रोड्यूस, हम इनको ऐड कर रहे हैं टू प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट वेक्टर, टू प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट वेक्टर आर वेक्टर, देन द रिजल्टेंट किसके इक्वल टू आ जाएगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बट अब ये नहीं हो सकता कि मेरे पास ए वेक्टर है 3 के इक्वल टू और बी वेक्टर है 2 के इक्वल टू और मैं रिजल्टेंट ऐड कर दूँ 3 + 2 5। नो, ये गलत हो जाएगा, 3 + 2 5 ऐड नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दीज नंबर्स कैन नॉट बी सिंपली एडेड, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो फिर तो वो स्केलर नंबर बन जाएगा अगर मैं सिंपली ऐड कर दूंगी। इनके साथ तो डायरेक्शन भी है, ये इधर मूव कर रहा है ए वेक्टर, बी वेक्टर भी उधर की तरफ मूव कर रहा है, ए वेक्टर इधर जाना चाह रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या कर रहे हैं, एक साइड पे मूव कर रहे हैं। और रिजल्टेंट वेक्टर भी क्या करेगा, सेम इफेक्ट शो करेगा। जो ए और बी अपना इंडिविजुअल इफेक्ट शो कर रहे हैं वो रिजल्टेंट कंबाइन करके अपना इफेक्ट शो कर देगा। इट मीन्स रिजल्टेंट वेक्टर कौन सा होता है, जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो ए और बी अलग अलग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, तो इट मीन्स दिस इज द रिजल्टेंट विच प्रोड्यूस सेम इफेक्ट, मैग्नीट्यूड भी सेम आ जाएगा जो ए और बी का अलग अलग, जैसे ए का 3 है, बी का 2 है, तो आर की वैल्यू जो है हमारे पास हम डायरेक्ट ऐड नहीं करेंगे, हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जो रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल टू होता है, आर वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम क्या लेते हैं, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, तो वो हमारे पास किसके इक्वल टू जाता है, रिजल्टेंट के इक्वल टू। इट मीन्स हम रिजल्टेंट में वैल्यूज़ को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, सिंपली ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और फॉर्मूला भी तब अप्लाई होगा व्हेन ए और बी लाई विद एन एंगल, मतलब ए और बी देखो किसी एंगल के साथ लाई कर रहे हैं।
ठीक है। और अगर ए और बी ऐसे स्ट्रेट जा रहे हैं तब हम कर सकते हैं कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 3 है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 है, देन वी कैन सिंपली ऐड दीज टू वेक्टर्स, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी हो जाएगा। और अगर ए इधर जा रहा है, बी इसके अपोजिट लाई कर रहा है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए माइनस बी हो जाएगा। ये सिर्फ उसी केस में होगा जब हमारे पास वेक्टर्स क्या हो रही हैं, स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहे हैं। और वेन एवर दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल, किसी भी एंगल से इंक्लाइन कर रखे हैं, तो हमारे पास जो थर्ड वेक्टर आएगा दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ टर्म ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो दिस इज द मेथड हाउ वी कैन ऐड 2 और मोर वेक्टर्स। ठीक है, तो जो थर्ड साइड है वो किसके इक्वल टू आ जाती है, रिजल्टेंट के इक्वल टू आ जाती है। अब इसी से हमारे पास एक नेक्स्ट आर्टिकल आता है दैट इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हम ट्रायंगल में कैसे वेक्टर्स को ऐड करते हैं, दैट इज हम एक फॉर्मूला निकालते हैं इसमें भी रिजल्टेंट का, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हाउ टू ऐड 2 vectors in a triangle. It means it state that if 2 vectors, अगर हमारे पास 2 वेक्टर, देखो हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं, रिप्रेजेंट हो रहे हैं बहुत ही 2 साइड्स पे, ट्रायंगल की 2 साइड्स हमें शो हो रही हैं। ए वेक्टर, एक वेक्टर है हमारे पास दिस वन ए वेक्टर, ठीक है, और इसी की अपोजिट साइड है इसके साइड पे, इसी की साइड पे जो लाई कर रहा है, सॉरी, दैट इज बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। So in this triangle of vector addition we have 2 vectors, both जो magnitude and direction both having same magnitude and same direction, and their resultant, what will be their resultant? Their resultant will be, हमने क्या बोला है अभी पीछे कि हम 2 vectors को कैसे ऐड करते हैं, 2 vectors में उनकी थर्ड साइड जो है वो क्या शो करती है, हमें रिजल्टेंट शो करती है, विच इज रिजल्टेंट बाय द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल एंड टेकन इन अपोजिट ऑर्डर। देखो ये इधर लाई कर रहे हैं तो ये इधर लाई नहीं करेगा, ठीक है, अगर जाना तो इसे ऐसे चाहिए ना डायरेक्शन, ये ऐसे लाई कर रहा है ट्रायंगल में तो ऐसे ही आना चाहिए, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, बट रिजल्टेंट के पास सेम इफेक्ट है एज दी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो ए और बी के पास है, तो रिजल्टेंट भी किधर की तरफ लाई करेगा, जो ए और बी की डायरेक्शन होगी इधर की तरफ लाई करेगा। सो दिस इज द रिजल्टेंट, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। हम फॉर्मूला आगे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के बारे में पता होना चाहिए। Means it states that if 2 vectors can be represented both in magnitude and direction by 2 sides of triangle, then their resultant is represented by the थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। तो इट मीन जो इसका रिजल्टेंट है वो क्या होगा, थर्ड साइड। कंसीडर कर लिया हमने ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा, ए वेक्टर और बी वेक्टर को किस एंगल से रखा हुआ है, थीटा एंगल के साथ इंक्लाइन कर रखा है, देन देयर रिजल्टेंट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो देखो इसको इंक्लाइन कर रखा है मैंने, इनको सपोज कर लिया दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट सी, ठीक है, और यहाँ से हमने क्या ले लिया, नॉर्मल परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, दैट इज डी, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये बी वेक्टर है और ये ए वेक्टर है। नाउ वी विल अप्लाई, नाउ वी कैन से दैट दिस ए डी सी, जो ए डी सी है ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, एंगल हम यहाँ पे बोल देंगे ट्रायंगल ए डी सी, ट्रायंगल ए डी सी ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। सो हियर ट्रायंगल ए डी सी। अब हम ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं रिजल्टेंट का। तो ट्रायंगल ए डी सी इज राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। इट मीन्स ए सी स्क्वायर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नाउ दिस ए डी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ए बी और बी डी में है, ठीक है, डिवाइड हो रखा। तो इट मीन्स मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी किस में डिवाइड हो रखा है, ए बी प्लस बी डी होल स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दूंगी, ए प्लस बी फॉर्मूला लगा दूंगी, ए प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस डी सी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस ab? ab की वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर,
और बी डी की वैल्यू क्या है। अब मुझे बी डी और सी डी की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखो बी डी और सी डी मैं यहाँ पे फाइंड कर सकती हूँ, ठीक है। ये मुझे पता है, हमारे पास बी डी और सी डी के लिए हमारे पास हाइपोटेनस की वैल्यू पता है, ठीक है। तो एज वी नो कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस इज बी डी एंड हाइपोटेनस इज बी। तो यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, बी डी इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, ठीक है। सिमिलर एज हम यहाँ पे सी डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या है सी डी अपॉन हाइपोटेनस दैट इज बी, और यहाँ पे सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी साइन थीटा, ठीक है। ये इक्वेशंस आ गई हमारे पास, बी डी और सी डी की वैल्यू आ गई, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं बी डी और सी डी की वैल्यू पुट कर दूंगी बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा की फॉर्म में, ठीक है। तो हम यहाँ पे ए बी स्क्वायर की वैल्यू देखो, ए बी क्या है ए, तो ए बी की वैल्यू मैंने पुट कर दी ए स्क्वायर, बी डी की वैल्यू क्या है बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी डी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 ए बी की वैल्यू क्या है ए बी की वैल्यू क्या है ए, और बी डी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी डी की वैल्यू पुट कर देती हूँ बी कॉस थीटा, तो बी डी की वैल्यू लिख दी मैंने बी कॉस थीटा प्लस डी सी, व्हाट इज डी सी, दिस इज सी डी विच इज बी साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या है बी साइन थीटा, तो मैंने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी दैट इज बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मेरे पास देखो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा मैं लिख सकती हूँ ऐसे, और यहाँ पे लिख सकती हूँ 2ab कॉस थीटा। सो ए सी किसके इक्वल टू है आर, रिजल्टेंट स्क्वायर आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर किसके इक्वल टू आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और प्लस 2ab cos theta. It means the resultant becomes r is equal to root a square plus b square plus 2ab cos theta. So this is the triangle of vector addition. अगर हमारे पास दो वेक्टर एक ट्रायंगल में ऑर्डर किए होंगे, ठीक है, लाई कर रहे होंगे, तो उनकी जो थर्ड साइड है तो उसमें से हम रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos theta. Now we can also find the direction of this resultant. What will be the direction of r vector, resultant vector, if r subtends an angle beta? देखो अगर हमारे पास r वेक्टर जो है किसी एंगल बीटा के साथ, r वेक्टर इज सबटेंड्स बाय एन एंगल बीटा, ठीक है, r वेक्टर बीटा के साथ रखा हुआ है, तो हम फॉर्मूले के साथ tan बीटा के साथ वैल्यू डायरेक्शन निकालते हैं। तो tan बीटा के साथ हमारी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, tan बीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारे पास परपेंडिकुलर क्या आ रहा है सी डी अपॉन बेस क्या है ए डी, तो सी डी की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे, यस स्टूडेंट्स, if let r subtends an angle beta, then we can find the direction where tan beta is equal to cd upon ad, ठीक है, perpendicular upon base. Here perpendicular is b sin theta, ठीक है, डायग्राम में परपेंडिकुलर क्या है सी डी विच इज बी साइन थीटा एंड ए डी इज टोटल ए प्लस बी कॉस थीटा. सो this is the formula from which we can find the direction, and this is the formula from which we can find the resultant in triangle law of vector addition.